तो दोस्तों, आज की कहानी एक बंगाली चुड़ैल साक चुन्नी की है। साक चुन्नी चुड़ैल वह औरतें बनती हैं जिनकी नई नई शादी होती है या फिर जब वह प्रेग्नेंट होती हैं, और अगर उस दौरान उनकी मौत हो जाती है तो वह बन जाती हैं एक साक चुन्नी चुड़ैल। और आज आपको मैं इसी से रिलेटेड दो कहानियाँ बताऊंगा जो कि मेरी नानी ने मुझे बताई हैं, और यह बिल्कुल सच्ची घटना है। तो यह बात तब की है जब मेरी नानी बंगाल में सरकारी नौकरी करती थी। वह एक कोलियरी में काम करती थी जो कि एक कोयले की खदान होती है। और मेरी नानी सुबह 8 बजे घर से निकलती और शाम 6 बजे तक घर वापस आती थी। तो यह बात तब की है जब ठंड का मौसम था, और आपको तो पता ही है कि ठंड के मौसम में अंधेरा कितनी जल्दी हो जाता है। तो एक दिन जब मेरी नानी को कोलियरी में काम करते करते थोड़ा ज़्यादा वक्त हो गया था, बाकी सभी उनके साथ ही चले गए थे और उन्होंने मेरी नानी से भी कहा था कि आओ चलो चलते हैं। लेकिन मेरी नानी ने कहा कि अभी मुझे थोड़ा कुछ और काम है, आप लोग जाओ, मैं आती हूँ। मेरी नानी वहाँ से कुछ कोयले उठाकर अपने झोले में रख रही थी, क्योंकि वह यह सोच रही थी कि घर के लिए चूल्हा जलाना है तो कुछ कोयले लेते चलती हूँ। तभी उनको एक औरत की रोने की आवाज़ आई। तो उन्होंने सोचा, अरे सब लोग तो चले गए हैं, शायद कोई और औरत होगी जो मेरी ही तरह रुकी हुई है। लेकिन वह औरत दर्द के मारे रो रही थी। तो मेरी नानी को लगा कि शायद वह औरत मुसीबत में है। तो जहाँ से आवाज़ आ रही थी मेरी नानी उस तरफ बढ़ने लगी, और खदान में ज़्यादा रोशनी भी नहीं थी। जब मेरी नानी वहां पहुंची जहां से आवाज़ आ रही थी, तो उन्होंने देखा कि एक औरत मटमैली साड़ी पहनकर साथ में अपने एक छोटे से बच्चे को गोद में लिए हुए बैठी रो रही थी। तो मेरी नानी पास जाकर उससे पूछने लगी कि तुम क्यों रो रही हो, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। मेरी नानी ने फिर से उससे पूछा कि अरे क्या तुम कोई मुसीबत में हो, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। तो मेरी नानी को लगा शायद यह औरत कोई पागल है जो यहाँ खदान में चली आई है। लेकिन मेरी नानी ने जाते जाते उससे बोला कि अगर तुमको बाहर चलना है तो आओ मेरे पीछे पीछे। इतना बोलकर मेरी नानी चलने लगी। तो उन्होंने एक नज़र घुमाकर देखा तो वह औरत भी उठकर उनके पीछे पीछे आने लगी थी। लेकिन उसका बच्चा जो गोद में था वह लगातार रोए जा रहा था। लेकिन मेरी नानी ने सोचा शायद वह भूखा है, इसलिए वह रो रहा है, और वह औरत उसकी माँ है तो शायद वह उसे अपना दूध पिलाकर चुप करा ही देगी। लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद भी वह बच्चा रोए जा रहा था। तो मेरी नानी उससे यह बोलने के लिए पीछे मुड़ी कि अरे बच्चा रो रहा है, कम से कम उसे दूध पिलाकर चुप तो करा दो। लेकिन जब मेरी नानी पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। इतना देखकर मेरी नानी को थोड़ा घबराहट हुआ कि अभी तो वह औरत मेरे पीछे ही आ रही थी, तो अचानक गायब कहाँ हो गई। फिर मेरी नानी आगे की तरफ मुड़ी तो वह औरत उनके सामने आ गई। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ शायद उसे सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि जब मेरी नानी ने उस औरत को देखा तो वह अपने बच्चे का ही हाथ खा रही थी, और उसी के दर्द के कारण वह बच्चा लगातार रोए जा रहा था। इतना देखकर मेरी नानी वहीं बेहोश हो गई। और दूसरी तरफ मेरी मम्मी और मेरे मामा लोग घर में नानी का इंतज़ार कर रहे थे। और जब वक्त ज़्यादा हो गया और अंधेरा भी ज़्यादा हो गया, तब वह बगल वाले चाचा के यहाँ गए जो कि वह भी नानी के साथ कोलियरी में काम करते थे। मेरी मम्मी और मेरे मामा ने उनसे रोते हुए कहा कि चाचा जी अभी तक मेरी माँ नहीं आई है। इतना सुनकर वह चाचा हैरान हुए कि अरे जब मैं घर वापस आ रहा था तो मैंने तुम्हारी माँ से बोला था कि अरे चलो घर चलते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ने कहा कि अभी मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी, और वह अभी तक नहीं आई है, ये कैसे हो सकता है। इतना बोलते वक्त उन चाचा के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। उन्होंने आसपास के 3-4 लोगों को इकट्ठा किया और फिर उस खदान की तरफ जाने लगे। उस समय तकरीबन रात के 8:30 बज रहे थे। जब सभी लोग उस कोयले की खदान के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि मेरी नानी वहाँ पर बेहोश पड़ी थी। फिर सब लोगों ने उनको मिलकर उठाया और उनको घर वापस ले आए। फिर जब मेरी नानी को तकरीबन 1.5 घंटे बाद होश आया तो वह बहुत घबराई हुई थी।
तो मेरे चाचा ने पूछा कि तुम वहाँ बेहोश क्यों हो गई थी। तब उन्होंने जो बताया वह सुनकर सभी लोग घबरा गए, लेकिन उन चाचा के चेहरे पर ज़्यादा डर नहीं था, क्योंकि कहीं न कहीं वह इसके बारे में कुछ न कुछ जानते थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अगली सुबह रविवार था और आपको तो पता ही है कि रविवार को सरकारी नौकरी में छुट्टी होती ही है। फिर तकरीबन सुबह 11 बजे तक वह चाचा हमारे घर आए और बैठकर हमसे बातें करने लगे। फिर उन्होंने मेरी नानी को जो बताया उसे सुनकर मेरी नानी सहम सी गई थी। उन्होंने बताया कि तकरीबन 4 साल पहले कोयले की खदान के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी और वहाँ एक शराबी रहता था और उस शराबी के माता पिता भी बूढ़े हो चुके थे। तो उनको यह चिंता थी कि मेरा बेटा तो शराबी है, लेकिन उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। तो उसके माँ बाप ने एक गरीब घर की लड़की से अपने बेटे की शादी करा दी और उसकी शादी के केवल 6 महीने ही हुए थे कि उसके पेट में बच्चा ठहर गया था। लेकिन पति के शराबी होने के कारण उसके घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था, तो उसने कोयले की खदान में काम करने की सोची और वह इस हालत में भी कोयले की खदान में काम करती थी। इस तरह करते करते उसको कुछ महीने बाद एक छोटा सा बच्चा हुआ और ठीक बच्चा पैदा होने के बाद ही उसके बूढ़े सास ससुर चल बसे। इतना देखकर उसका शराबी पति बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद उस औरत और इसके बच्चे के कारण ही मेरे माँ बाप मारे गए हैं, क्योंकि वह यह सोचता था कि यह औरत और इसका बच्चा मेरे घर के लिए अशुभ है और तभी इस बच्चे के पैदा होने के बाद ही मेरे माता पिता चल बसे। वह औरत जब कोयले की खदान में काम करने के लिए आती थी तो साथ में अपने छोटे से बच्चे को भी लेकर आती थी और उसको दूध पिलाकर साइड में एक जगह उसको सुला देती थी और फिर वह अपना काम करती थी। वह अपने बच्चे को घर पर इसलिए नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि उसका पति शराबी था और जब वह अपना ख्याल नहीं रख सकता तो वह छोटे बच्चे का ख्याल कैसे रख पाएगा। तो एक सुबह उस औरत और उसके पति के बीच में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हुआ। वह औरत उससे झगड़ा करके अपने काम के लिए निकल गई थी और साथ में उसने अपना बच्चा भी ले लिया था। और दूसरी तरफ उसका शराबी पति बहुत ही ज़्यादा खुन्नस में था और वह उसको मारने का प्लान बना रहा था। तो जब दोपहर को 2:30 बजे लंच हुआ तो सभी लोग कोयले की खदान से बाहर आकर खाना खाने लगे, लेकिन वह औरत अपने बच्चे को लेकर उसी खदान में बैठी थी कि तभी उसका शराबी पति चुपके से आकर अपनी बीवी और उस बच्चे को खदान के पास वाले कुएं में चाकू से मारकर उन्हें उस कुएं में फेंक देता है और वहां से चुपके से भाग जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि उस शराबी की लाश उसी कुएं के पास ही मिली है। जब सब लोगों ने देखा तो कहने लगे कि अरे, यह तो वही औरत का पति है जो इस खदान में काम करती थी और वह औरत भी कई दिनों से दिखाई नहीं दे रही थी। फिर काफ़ी छानबीन के बाद जब देखा गया कि कुएं में 2 लाश ऊपर तैर रही हैं, जब उन लाशों को निकाला गया तब पता चला कि वह औरत और उसका बच्चा इस कुएं में कई दिनों से मरे हुए पड़े हैं और तब से उस औरत की आत्मा उस खदान और कुएं के पास भटकती रहती है और आज वह एक साख चुन्नी बन चुकी है, क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी। और तब उन चाचा ने बताया कि जब कोई औरत की नई नई शादी हुई होती है या फिर जब वह गर्भावस्था में होती है तो उस समय अगर उसकी मौत हो जाए तो वह साख चुन्नी बन जाती है। इतना सुनकर मेरी नानी ने कसम खा लिया कि आगे चाहे जितना भी बड़ा काम हो, उस खदान में अंधेरा होने से पहले ही वह घर वापस आ जाया करेंगी। दोस्तों, यह दूसरी कहानी भी मेरी नानी ने बताई है और यह कहानी भी बंगाल में हुई थी और जिस गांव में मेरी नानी रहा करती थी उस गांव का नाम था बोगड़ा चट्टी। जो बंगाल के लोग होंगे तो उनको यह नाम जरूर पता होगा। तो दोस्तों, मेरी नानी बताती है कि जब उनके गांव में एक बहुत ही अमीर जमींदार रहता था और उसका केवल एक ही बेटा था और इकलौता बेटा होने के कारण उसको वह हर खुशी मिलती जो एक गरीब और एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के को कभी नहीं मिल सकती थी। वह जो कुछ भी मांगता वह जमींदार अपने बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा कर देता था। उस जमींदार का नाम था शुभोजीत बनर्जी और उसके बेटे का नाम था आशुतोष बनर्जी। लेकिन कहीं न कहीं
उस जमींदार के मन में कुछ लालच थी, क्योंकि वह यह सोचता था कि मेरा इकलौता बेटा है और मैं जब इसकी शादी करूंगा तो लड़की वालों से बहुत सारा दहेज लूंगा, जिससे वह अपना सारा पैसा एक ही समय में वसूल कर लेगा। लेकिन वह अपने बेटे की हर इच्छा को पूरी करता था कि उसका बेटा उससे नाराज न हो जाए। और कुछ महीनों बाद उस जमींदार ने एक पंडित को अपने बेटे की फ़ोटो देकर के कहा कि इसके लिए कोई अमीर घराने की लड़की ढूंढो। फ़ोटो लेकर वह पंडित चला गया और उसने ठीक 1 हफ्ते बाद ही एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का रिश्ता लेकर आया। जब जमींदार के बेटे ने उस लड़की की फ़ोटो देखी तो वह उसी समय उस पर मोहित हो गया और उसने जिद ठान ली कि अब मुझे इसी से शादी करनी है। लेकिन जमींदार कहीं न कहीं यह सोच रहा था कि यह लोग अमीर हैं या फिर मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, क्योंकि वह यह चाहता था कि लड़की वाले हमसे भी ज़्यादा पैसे वाले हो ताकि उसको दहेज में काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल सके। लेकिन जब पंडित जी ने बताया कि लड़की वाले मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इतना सुनकर वह जमींदार पंडित पर बहुत गुस्सा हुआ कि मैंने तुमको बोला था कि मुझे एक अमीर घराने की लड़की चाहिए, लेकिन तुम एक मिडिल क्लास घर की लड़की का रिश्ता लेकर आए हो। और अब समस्या तो यह है कि मेरे बेटे ने उस लड़की से ही शादी करने की जिद ठान ली है। अब वह परेशान हो गया था कि उसने जो जो सपने देखे थे उन सब पर तो पानी फिर जाएगा अगर मेरे बेटे ने उस लड़की से शादी कर ली तो। लेकिन उसने एक तरकीब लगाई और उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अब पता नहीं क्या उस जमींदार के मन में चल रहा था, लेकिन उसने शादी बहुत ही धूमधाम से कराई। और जब सभी गांव वाले उसके बेटे की शादी में गए थे तो दहेज में ज़्यादा कुछ नहीं मिला था, जिसे देखकर लोग आपस में बातें करने लगे कि अरे जमींदार इतना अमीर है और उसके बेटे के लिए सिर्फ इतना ही थोड़ा दहेज मिला, और लड़की भी कैसी, एक मिडिल क्लास फैमिली की है। लेकिन जमींदार के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। दूसरे दिन जब उसकी बहू उसके घर आई तो उसने उसके साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव किया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उस जमींदार का बेटा और जमींदार की बीवी दोनों उस लड़की को दहेज के लिए परेशान करने लगे और उसको बहुत मारते थे और कहते थे कि जा तू अपने घर से बहुत सारे रुपए लेकर आ। मतलब हर समय उसको दहेज के लिए मारते पीटते रहते थे और उसकी चीखों की आवाज़ पूरे गांव में गूंजती थी। लेकिन जमींदार बहुत ही ज़्यादा अमीर और ताकतवर था, जिसकी वजह से उसको कोई कुछ नहीं बोलता था। और आपको मैं बता दूं कि मेरी नानी बताती हैं कि उस समय सबके घर के पीछे एक कुआं होता था। तो रात के समय जमींदार और उसकी बीवी और उसके बेटे ने मिलकर उस लड़की का गला घोंटकर उसे उस कुएं में फेंक दिया और ठीक कुछ ही महीनों बाद ही उसने अपने लड़के की शादी करा दी, और वह भी एक अमीर घराने की लड़की से। अब जमींदार और जमींदार की बीवी और उसका बेटा काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनको दहेज में 70 लाख रुपए नगद और एक चरपहिया गाड़ी मिली थी और साथ ही बहुत सारे फर्नीचर के सामान भी मिले थे। अब सब कुछ अच्छा बीत रहा था और उनका पूरा परिवार खुश था। फिर कुछ महीनों बाद वह औरत माँ बन गई और उसका एक छोटा सा बच्चा हुआ। लेकिन पता नहीं कैसे उस बच्चे की मौत हो गई, और वह भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से। हम सब ने देखा था कि वह बच्चे की लाश एक खौलते हुए पानी में थी। इतना देखकर जमींदार के घर वाले बहुत दुखी हुए। और फिर कुछ ही दिनों बाद उस जमींदार की बीवी अपने ही कमरे में मरी हुई मिली। उसकी लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत ही खौफनाक चीज़ देख ली हो। और ठीक कुछ ही दिनों बाद ही उस जमींदार की भी लाश उसी कुएं के पास मिली जहां उसने अपनी पहली बहू को मारकर फेंका था। इतना सब देखकर जमींदार का बेटा बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और कहीं ना कहीं उसको पता चल गया था कि आखिर उसके बच्चे, उसकी माँ और उसके पिता को किसने मारा था। उसने दूसरे दिन ही दिल्ली जाने का फैसला किया अपने बीवी के साथ। लेकिन उसी रात उसकी पहली औरत ने हमारे गांव के चौराहे के बीचों बीच उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और जब सुबह हम लोगों ने उस जमींदार के बेटे की लाश देखी तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि उसके शरीर का हर एक हिस्सा बहुत ही बुरी तरीके से इधर उधर बिखरा हुआ था। लेकिन उस औरत ने उसकी बीवी को कुछ नहीं किया, क्योंकि उसको कुछ पता भी नहीं था
कि उस लड़की ने जिस लड़के से शादी की थी वह एक दरिंदा और लालची इंसान था। फिर उस औरत की आत्मा ने उस लड़की को सारी बात बताई कि मैंने तुम्हारे बच्चे को इसलिए मारा क्योंकि जब उसके सास ससुर और उसके पति ने उसका गला घोंटकर मारा था तब वह पेट से थी और उसको मारकर कुएं में फेंक दिया था। कुएं के पास ही एक बड़ा सा पेड़ था और मरने के बाद वह औरत वहीं पर वास करने लगी थी और तब से वह एक साख चुन्नी चुड़ैल बन गई थी। दोस्तों, मेरी नानी बताती है कि आसपास के लोग यही बोलते थे कि आज भी उस औरत की आत्मा उसी पेड़ पर है। मेरा नाम रूपक शर्मा है और मैं दिल्ली के हरिनगर आश्रम में रहता था। मेरे लंबे घुंघरैले बाल और बहुत ही अच्छी बॉडी थी और साथ ही मेरी काफ़ी ज़्यादा गर्लफ्रेंड भी थी। लेकिन मुझे रात को बहुत कम नींद आती थी, तो मेरे घर के पास ही एक महारानी बाग था। वहाँ जाने से पहले एक 500 मीटर की गली पड़ती थी जहाँ बहुत बड़ा पीपल का पेड़ भी था। वहाँ आसपास के लोग पता नहीं क्या क्या नारियल, लाल कपड़ा, चावल, नींबू ये सब करके जादू टोना करते थे और पेड़ के नीचे ये सारी चीज़ें रख देते थे और आने जाने वाले लोगों का पैर उन चीज़ों पर पड़ता रहता था। तो एक दिन 2:15 बजे मैं उठ गया और अपना बुलेट लेकर उस गली और पीपल के पेड़ के नीचे से पार्क चला गया, जहाँ मैंने एक गोल्ड फ्लैग सिगरेट पी और 3:30 बजे के आसपास घर की तरफ लौटने लगा। जैसे ही मैं उस गली में पहुंचा तो मेरी बुलेट अचानक बंद हो गई। मैं डर सा गया और चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। मैं धीरे धीरे अपनी बुलेट को धक्का मारकर आगे लाने लगा। तभी अचानक मुझे एक लड़की ने मेरा लंबा सा नाम लेकर पुकारा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डर के मारे धीरे धीरे पीछे देखा तो कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने आगे मुंह किया वो मेरे सामने खड़ी थी। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और मेरे दोनों पैर कांपने लगे। जैसे ही वो मेरे पास आई तो वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी जो कि दिल्ली के लेडी एरविन में पढ़ा करती थी और वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। मेरे पसीने छूटने लगे क्योंकि वो तो 5 साल पहले ही एक्सीडेंट में मर चुकी थी। वो मुझसे नाराज़ थी क्योंकि मैं उसे देखने नहीं गया था जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। दोस्तों, मैंने सूरज भाई को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फ़ोटो भेजी है, आप सब भी देख सकते हैं, ये कोई फेक स्टोरी नहीं है। और वो मेरे अंदर से होकर उस पीपल के पेड़ पर चढ़ गई। मैं बाइक लेकर पैदल भागा क्योंकि गली पार करते ही मेरा घर था। मैंने ये बात किसी से नहीं कही और जब सुबह हुई तो मैं अपने मोबाइल शॉप पर भी नहीं गया। शाम होने तक अचानक मेरे हाथ और मेरी गर्दन अकड़ने लगी और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था क्योंकि जनवरी का महीना था और सर्दी भी बहुत थी। तो मैंने गैस जलाकर उसके आगे खड़ा हो गया तो थोड़ी देर में मेरी सब अकड़न गायब हो गई। फिर मैं थोड़ा पुशअप लगाने लगा और मेरी फिर से गर्दन घूम गई और मेरे दोनों हाथ अकड़ गए। मैं ज़मीन से उठ भी नहीं पा रहा था। तभी मेरा छोटा भाई मुझे पास के जीवन हॉस्पिटल ले गया। उन्होंने वहाँ मेरा एक्सरे किया, हार्ट बीट चेक की और बीपी चेक किया। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन डॉक्टर हैरान था कि जब सब कुछ नॉर्मल है तो प्रॉब्लम कहाँ है। फिर मुझे एक रूम के बेड पर लिटा दिया गया और फिर नींद का इंजेक्शन लगा दिया गया। मैं बेहोश होने लगा। मुझे लग रहा था कि मेरी छाती पर कोई चढ़कर बैठा है। मैं नींद के नशे में था पर नींद नहीं आ रही थी। वो नीति मेरे साथ में बैठी थी, मुझे साफ नज़र आ रहा था। मैं अपने भाई और डॉक्टर को बता भी नहीं पा रहा था कि नीति जो मर चुकी है वो मेरे साथ बेड पर बैठी है। मेरी छोटी बहन आई जो बहुत ही बड़ी ज्योतिषी है, उसका नाम प्रियंका शर्मा है। मैंने अपनी बहन के कानों में कहा कि बहन, नीति जो एक्सीडेंट में मर चुकी है वो मुझे लेने आई है। मेरी बहन डर गई और गुरुजी को तुरंत उसने फ़ोन करके हॉस्पिटल आने को कहा। गुरुजी पंचमुखी हनुमान जी के भक्त और बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी हैं। उनका नाम श्री मनोज जुएल है। गुरुजी जैसे ही रूम में आए तो नीति वहाँ से गायब हो गई और मेरी छाती जो भारी हो गई थी वह अब हल्की हो गई। उन्होंने मेरी छाती पर एक मंत्र पढ़ा और मेरे तकिए के नीचे हनुमान जी का एक लॉकेट रख दिया और मैं बहुत गहरी नींद में सो गया। मुझे 2 साल लगे ठीक होने में, पर आज भी जब मैं अपनी बुलेट चलाता हूँ तो ऐसा लगता है कि नीति मेरे पीछे वाली सीट पर बैठी है। मैं आज भी इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ।
मुझे ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन ये लेकर ही जाएगी मुझे। याद करते ही आ जाती है। शायद इसी को कहते हैं दिस इज ट्रू लव।